हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलता है। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी पढ़ाई का वो नज़रिया, वो अंदाज़, वो क्लासरूम पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई आपके लिए लेके आते हैं, जो आपके लिए सबसे सुपीरियर, सबसे शानदार हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं और अपने किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल, की स्पेशल कोचिंग क्लासेस पाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए। हमसे जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने कॉस्ट अकाउंट के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में से एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आपके लिए शुरुआत की। लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिला। शुरुआत में हमने आपको ये बताया कि 2 बुकें बनती हैं, एक कॉस्ट बुक और एक फाइनेंशियल बुक। दोनों के लिए दोहरा लेखा प्रणाली ही आधार होता है, और एक ही व्यवसाय के संदर्भ में एक ही सिद्धांत के आधार पर हम 2 पुस्तकें अगर बनाएं तो दोनों पुस्तकों के परिणाम तो एक बराबर आने चाहिए। लेकिन प्रायः हम देखेंगे कि दोनों पुस्तकों के दिखाए गए परिणाम में अंतर होता है। वो अंतर क्यों आया, उसी बात का समाधान हमें यहाँ ढूंढना होता है। उसे ही हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे हमें मिले जिसमें दोनों बुकों की सूचना थी और दोनों बुकों के परिणाम थे। उससे हमने रिकॉन्सिलिएशन बना लिया। लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि केवल दोनों बुकों की सूचना थी, दोनों बुकों के परिणाम नहीं दिए थे। तो हम रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनाएं? तो पहले हमें दोनों बुक बनानी होगी। पहले हम कॉस्ट बुक बनाएंगे, फाइनेंशियल बुक बनाएंगे। जब दोनों बुकों के परिणाम मिल जाएंगे, तब फिर हम उससे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। क्या? हमें दोनों बुक की सूचना चाहिए और हमें दोनों बुक के परिणाम चाहिए, तभी हम रिकॉन्सिलिएशन बना सकते हैं, नहीं तो हम रिकॉन्सिलिएशन नहीं बना सकते। और अगर ऐसा है कि हमारे पास दोनों बुक की सूचना है लेकिन दोनों बुक के परिणाम नहीं हैं, तो पहले हम दोनों बुक बनाएंगे, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? तो जो वास्तविक सूचना दी गई होती है, एक्चुअल अमाउंट की, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग से लेकर, मतलब उपरिव्यय के जो वास्तविक सूचना दी गई रहती है, मतलब वास्तव में जो अमाउंट दिया रहता है, एक्चुअल अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया रहता है, वो हम फाइनेंशियल बुक के लिए मानते हैं। और जो परसेंटेज की सूचना दी रहती है, वो हम कॉस्ट बुक के लिए मानते हैं। तो मैंने ये कहा, जब दोनों बुक की सूचना हो, हमें दोनों बुक पहले बनाना हो, तो जो एक्चुअल अमाउंट दिए रहते हैं उससे हम फाइनेंशियल बुक बनाते हैं, और जो सूचना परसेंटेज के रूप में दी रहती है उससे हम कॉस्ट बुक बनाते हैं। और जो चीज़ें दोनों बुकों में दिखाई जाती हैं, जैसे मटेरियल, वेजेज, ईटीसी,
उनको हम दोनों बुकों के लिए सेम मान लेते हैं अगर कोई विशेष अंतर की सूचना नहीं आई है तो। पूरी बात याद रखिएगा। भूलते हैं, बहुत भूलते हैं, यही दिक्कत है। मैंने ये कहा अगर हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है तो दोनों बुक की सूचना चाहिए और दोनों बुक के परिणाम चाहिए। अगर दोनों बुक की सूचना है लेकिन दोनों बुक के परिणाम नहीं हैं तो पहले हम दोनों बुकों के परिणाम निकालेंगे। परिणाम निकालने के लिए हमने दोनों बुक बनानी शुरू की, कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक। तो प्रश्न में जो सूचना दी रहती है और उसमें जो एक्चुअल अमाउंट दिए रहते हैं, अगर उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उससे फाइनेंशियल बुक बनती है, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट दिए रहते हैं वो फाइनेंशियल बुक में दिखाए जाते हैं और जो परसेंटेज दिया रहता है वो कॉस्ट बुक में दिखाया जाता है। ठीक। और मटेरियल वेजेज ये जो दोनों पुस्तकों में दिखाए जाते हैं उस पे अगर कोई परिवर्तन की सूचना नहीं आई तो हम दोनों पुस्तकों में एक समान मान लेते हैं। कैसे, आइएगा। अब तो एक और बेहतर क्वेश्चन है। इसमें दो पुस्तकें एक साथ या दो वस्तुएं एक साथ बनाई गई होंगी, हम दोनों के लिए क्या अलग अलग निकालें? देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन समझ जाइएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल सलूशन ढूंढने में और भी आसानी हो जाएगी। आप तनिक भी चिंता ना करिए। आपने यहाँ ये कहा कि अगर रिकॉन्सिलिएशन आपको बनाना है, मान लीजिए, तो रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए दोनों बुक की सूचना चाहिए, दोनों पुस्तकों की सूचना। ठीक, दोनों पुस्तकों की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और दोनों बुकों के रिजल्ट आपको चाहिए। अब यहाँ हम दोनों बुक की सूचना तो है लेकिन रिजल्ट नहीं है, तो पहले हम दोनों बुक के रिजल्ट निकालेंगे। मतलब हम कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों बनाएंगे। तो जो परसेंटेज दिया गया होता है उससे हम कॉस्ट बुक बनाते हैं और जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया होता है उससे हम फाइनेंशियल बुक बनाते हैं। तब जाके दोनों के कहीं जो परिणाम निकल के आएंगे उससे हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। बराबर। लेकिन यहाँ अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसमें एक उत्पादक होगा, वो दो वस्तुएं बनाएगा, ए और बी, दोनों की अलग अलग सूचना देगा। ठीक है, दोनों की अलग अलग सूचना आएगी। तो कॉस्ट बुक तो हम दोनों के लिए अलग अलग तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब वो फाइनेंशियल बुक की सूचना देगा तो एक्चुअल अमाउंट दोनों की एक साथ देगा। तब आप क्या करिएगा? तो यहाँ दो की अलग अलग सूचना होगी, ए सामान बी सामान दोनों कॉस्ट बुक में अलग अलग बना होगा। फाइनेंशियल बुक में दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो सूचनाएं दी गई होंगी फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, वो एक साथ दिए गए होंगे। तब हम क्या करेंगे? हम इसको अलग नहीं कर सकते लेकिन इसको एक कर सकते हैं। तो जब कभी ऐसा हो कि एक जगह तो दो वस्तुओं के रूप में अलग अलग सूचना दी गई हो और एक सूचना एक साथ दी गई हो, तो हम क्या करेंगे? जो सूचना अलग अलग दी गई रहेंगी उनको एक कर देंगे और फिर इधर जो सूचना एक रहेगी उससे हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। ठीक, मतलब मैंने ये कहा कि अब एक उत्पादक होगा, वो दो वस्तुएं एक साथ बनाएगा, ए और बी, दोनों की वो अलग अलग सूचना देगा। तो यहाँ तो हम दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे और दोनों के लिए अलग अलग निकाल के दोनों को एक कर देंगे, ए प्लस बी, और यहाँ दोनों की सूचना एक साथ हल की जाएगी। तब दोनों के रिकॉन्सिलिएशन बनाए जाते हैं। आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आपको समझाते हैं और आप बेहतर तरीके से समझ जाइएगा। ठीक, देखते हैं। एक एक चीज़ें हमने आपको क्लियर की। ये सारी बातें आपको अगर याद रहेंगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो और सही मायनों में हम रिकॉन्सिलिएशन के आखिरी चरण पे आपको पहुंचा देंगे। ठीक, ये कह लीजिए सेकंड लास्ट रूल है। ठीक है, सेकंड लास्ट रूल। इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और होंगे, बस बाकी रिकॉन्सिलिएशन आपके लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए, रिकॉन्सिलिएशन। ए तथा बी, इलस्ट्रेशन 10। ए तथा बी नाम के दो प्रकार के रेडियो एक कारखाने में निर्मित किए जाते हैं। निम्नलिखित विवरण पत्र तैयार कीजिए। ए तथा बी दो प्रकार के रेडियो एक कारखाने में निर्मित किए जाते हैं। निम्नलिखित विवरण पत्र तैयार कीजिए।
श्रम ए के लिए 46,800 और बी के लिए 62,920। सामग्री ए के लिए 81,900 और बी के लिए 1,08,680। यहाँ तक तो ठीक है। मटेरियल और लेबर ए और बी दोनों के लिए अलग अलग दे रखा है। कारखाना उपरिवेश श्रम पर 80% वसूल किया जाता है। मैंने सीधी बात बताई है, जो परसेंटेज दिया होगा वो कॉस्ट बुक के लिए होगा। कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत पर 15% वसूल किया जाता है। यहाँ तक भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस अवधि में 234 ए रेडियो बनाए गए जो कि 1,000 रुपये प्रति रेडियो की दर से, 286 बी रेडियो बनाए गए 1,100 रुपये प्रति रेडियो की दर से बेचे गए। उपर्युक्त विवरण से परिव्यय पुस्तकों के अनुसार कुल लाभ निर्धारित कीजिए। इतने से तो कॉस्ट बुक बननी है। ठीक, यहाँ तक सूचना पूरी कॉस्ट बुक की है। और यदि कारखाना व्यय 87,000 रुपये है, अब ये देखिएगा सूचना एक साथ आया, ए के लिए अलग नहीं, बी के लिए अलग नहीं, दोनों के लिए एक साथ आया और एक्चुअल अमाउंट आया तो फाइनेंशियल बुक में ले जाएंगे। और कार्यालय व्यय 58,000 हैं, ये भी सूचना एक साथ है। अब कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ हम दोनों को अलग कर नहीं सकते, लेकिन वहाँ जो दोनों अलग अलग हैं उनको एक कर सकते हैं। इसलिए रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए दोनों को एक कर देना होगा। तो कहा यह गया, यदि कारखाना व्यय 87,000 और कार्यालय व्यय 58,000 हैं तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए तथा परिव्यय लाभ वित्तीय पुस्तकों द्वारा प्रदर्शित लाभ से मिलान करने हेतु समाधान विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट सीट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 10। सबसे पहले हम कॉस्ट सीट, ठीक। यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ए के लिए, ठीक। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ए के लिए, यहाँ टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट बी के लिए, और फिर यहाँ ए प्लस बी, और इसी से रिकॉन्सिलिएशन बनेगा, ठीक। इधर दो चीज़ें, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक। अब ये ए के लिए है और ये बी के लिए है और ये ए प्लस बी, दोनों का एक साथ निकालेंगे, ठीक। और इधर ए के लिए टोटल कॉस्ट और ए के लिए कॉस्ट पर यूनिट, ए के लिए टोटल कॉस्ट और सॉरी बी के लिए, और बी के लिए कॉस्ट पर यूनिट। ए का उत्पादन कितना हुआ है? 234 ए रेडियो बने हैं और बी कितने बने हैं? 286 बी रेडियो बने हैं, ठीक। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। आउटपुट हम चाहें तो यहाँ बाहर लिख सकते हैं। आउटपुट ए के लिए 234 और आउटपुट बी के लिए 286। क्लियर? एक उत्पादक है, दो प्रकार के रेडियो बनाना। अभी आप भूल जाओ कि आप रिकॉन्सिलिएशन में हो, आप बिल्कुल यूनिट कॉस्टिंग पढ़िए ना, कि एक उत्पादक दो प्रकार के रेडियो बना रहा है, ए और बी। ए रेडियो उसने 234 बनाए हैं और बी रेडियो उसने 286 बनाए हैं। तो एक उत्पादक दो प्रकार के रेडियो बना रहा है, ए और बी। दोनों के लिए वो अलग अलग सूचनाएं दी गई हैं, तो दोनों को हम बना लेते हैं, ठीक है। इतना तो कर लीजिएगा ना। हम पहले कॉस्ट बुक बनाने चल रहे हैं, हमें रेडियो बनाना है। जब हमें रेडियो बनाना है तो सबसे पहले रेडियो बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, क्योंकि कोई भी उत्पादन करना हो, उत्पादन करने के लिए सबसे पहली चीज़ रॉ मटेरियल। तो प्रश्न में दिया हुआ है, देखिएगा ज़रा, 81,900 रुपये का मटेरियल लगा है ए के लिए और 1,08,680 का मटेरियल लगा है बी के लिए। कॉस्ट पर यूनिट बाद में आवश्यकता पड़ेगी, हम निकाल लेंगे। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, निकल जाएगा। फिर आगे आते हैं मटेरियल, क्योंकि सामान की शुरुआत यहीं से होगी। फिर हमें चाहिए मजदूरी, बेजेज। ए के लिए दिया हुआ है 46,800, ठीक। और बी के लिए दिया हुआ है 62,920। अब यहाँ हम जोड़ देंगे
तो जब जोड़ देंगे तो इसे ही क्या कहा जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मटेरियल और मजदूरी दोनों जोड़ दिया तो प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। चलिए जोड़ लगा लेते हैं। प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। सभी प्रत्यक्ष खर्चों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ठीक, तो 81,900 प्लस 46,800 1,28,700, इधर 1,08,680 प्लस 62,920 1,71,600। ठीक, अब इतना तो मिलके आ चुका। प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री पर होने वाले व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय। अब यही ध्यान दीजिएगा, हम कॉस्ट बुक पे हैं और मैंने कहा था जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया होता है वो फाइनेंशियल बुक के लिए होता है और जो परसेंटेज दिया गया होता है वो कॉस्ट बुक के लिए होता है। तो मटेरियल मजदूरी दोनों जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर फैक्ट्री पे आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ साफ तौर पर दिया है फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ वेजेज, वेजेज का 80%। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ वेजेज है 46,800, 46,800 का 80% 37,440। ठीक, 37,440। यहाँ 62,920 का 80% 50,336। ठीक है ना, 50,336 जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया तो वर्क कॉस्ट निकल के आ जाएगी, कारखाना लागत। ठीक, 50,336 प्लस 1,71,600 2,21,936, इधर 1,28,700 37,440 1,66,140। ठीक, वर्क कॉस्ट। फिर हम आ जाते हैं ऐड ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस पर होने वाले खर्च। ऑफिस ऑन कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एक तरफ से हम निकालते हुए चले चल रहे हैं। मटेरियल, भाई कोई भी सामान हमें बनाना है। यहाँ ये कहा गया 234 रेडियो ए बने हैं और 286 रेडियो बी बने हैं। तो 234 रेडियो ए, 286 रेडियो बी। तो उस रेडियो बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल मजदूरी जोड़ दिया तो प्राइम कॉस्ट, ए के लिए अलग बी के लिए अलग। फिर फैक्ट्री, तो फैक्ट्री पे सूचना है दोनों के लिए, कहा है 80% मजदूरी का, हमने जोड़ दिया, वर्क कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत पर 15% एट द रेट ऑफ 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। कारखाना लागत पर 15%, तो ये कारखाना लागत है, इस पर 15%। कहीं कहीं ये कारखाना उपरिव्यय पर कहा जाता है, तो उपरिव्यय पर कहा जाता है तो इस पे हल होता है, और लागत पे कहा जाता है तो इस पे, यहाँ लागत पे कहा है इस पे हल होगा। 1,66,140 का 15% 24,921, इधर 2,21,936 का 15%, यहाँ तो 33,290 रुपये 40 पैसे, तो 33,290। ठीक, जोड़ लगा लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, जोड़ते हैं तो 1,66,140 प्लस 24,921 तो 1,91,061, इधर 2,21,936 प्लस 33,290 तो 2,55,226। अब ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब यहाँ तक तो सामान बन के तैयार हो चुका है। अब सामान को बेच दिया जाएगा, विक्रय, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस
विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है। कैसे? 234 ए रेडियो बेचे गए हैं 1000 रुपये प्रति रेडियो की दर से और 286 रेडियो बेचे गए हैं 1100 रुपये प्रति रेडियो की दर से। तो इतने में तो बन के तैयार हुए हैं और विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है। ए वाले को बेचा गया है 234 रेडियो 1000 रुपये प्रति रेडियो की दर से और 286 रेडियो बी वाले बेचे गए 1100 रुपये की दर से। दिया जाएगा 2,34,000 में इसका विक्रय हुआ। इसका 286 गुणे 1100 तो 3,14,600 में इसका विक्रय हुआ। 3,14,600 में से ये घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2,55,226। मतलब इस पे प्रॉफिट आया है 59,374 का। 2,34,000 में इसको बेचा गया है, 1,91,061 घटा देंगे तो इधर प्रॉफिट आया 42,939 रुपये। ये दोनों पे प्रॉफिट आ गया है। ठीक, प्रॉफिट। यहाँ तक तो चीज़ें एकदम हमारे हाथ में है। अच्छा, दूसरी बात, कॉस्ट शीट बनाना है तो कंपलसरी नहीं है, चाहते तो यहीं से, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन दे रखा है तो सब में इसमें आप कितने से भाग करिएगा? 234 से, जो कि आप कर सकते हैं, करते चले आए हैं। इसमें 234 से भाग करिएगा तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी और इधर कितने से भाग करिएगा? 286 से भाग करिएगा तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब ये दोनों को हम अलग अलग निकाल चुके। अगर कॉस्ट शीट होती तो यही इतने पे हम छोड़ देते, या कह लीजिए कि हम यूनिट कॉस्टिंग हल कर रहे होते तो हम यही इतने पे छोड़ देते। लेकिन आगे हमें रिकॉन्सिलेशन बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ए का रिकॉन्सिलेशन बनाना है, हमें बी का रिकॉन्सिलेशन बनाना है। रिकॉन्सिलेशन उस उत्पादक के द्वारा अपने यहाँ जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसका बनाना है। तो वो ए और बी दोनों को मिला के तब प्रॉफिट बताएगा और उससे रिकॉन्सिलेशन बनाएगा। इसलिए अब हमें दोनों को क्या करना होगा? एक करना होगा। तो जब दोनों को एक करना होगा तो यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया था ए प्लस बी। तो इसकी लागत दोनों की जोड़ते हुए चले चलेंगे। 81,900 प्लस 1,08,680 बराबर 1,90,580। 1,90,580 मटेरियल के लिए। मजदूरी के लिए आ जाते हैं 46,800, 62,920, 1,09,720। दोनों जोड़ देंगे तो चाहे इसको जोड़ लीजिए चाहे इसको जोड़ लीजिए, वही आना है। 1,28,700 प्लस 1,71,600, 3,03,000। ठीक, 3,03,000। फिर इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ 37,000 जुड़ता हुआ सब चला जाएगा। ये सब जुड़ते हुए ए प्लस बी हो जाएगा। 37,440 प्लस 50,336। ऐसा ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे और रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए हमें दोनों को एक करना ही होगा। पहले तो हमने दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व कर लिया, अब रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे, दोनों को एक करना होगा। अब इसको जोड़ देते हैं। 1,66,140 प्लस 2,21,936, 3,88,076। इसको जोड़ लेते हैं। 24,921 प्लस 33,290, 58,211। इसको जोड़ लेते हैं। 1,91,061 प्लस 2,55,226, 4,46,287। प्रॉफिट दोनों का जोड़ लेते हैं। 42,939 प्लस 59,374, 1,02,313। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं। 2,34,000 प्लस 3,14,000, 5,48,000 विक्रय मूल्य। 5,48,600, 5,48,600 विक्रय मूल्य निकल के आ गया। क्लियर? अब ये ए प्लस बी इसी से रिकॉन्सिलिएशन बनना है। लेकिन अभी ये सूचना सिर्फ और सिर्फ किसकी? कॉस्ट बुक की है। अभी हमें फाइनेंशियल बुक बनाना होगा। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो परसेंटेज दिया गया होता है वो कॉस्ट बुक के लिए होता है और जो एक्चुअल अमाउंट दिए गए होते हैं वो फाइनेंशियल बुक के लिए होते हैं। तो यहाँ वास्तव में दो अलग सूचनाएं दी गई हैं। कहा गया है
कि इस अवधि में 234 ए रेडियो 1000 प्रति रेडियो की दर से, 286 बी रेडियो 1100 रुपये प्रति रेडियो की दर से बेच दिए गए और उपर्युक्त विवरण से परिव्यय पुस्तकों के अनुसार कुल लाभ निर्धारित कीजिए, जो कि हमने निकाल दिया। फिर आगे कहा यदि कारखाना व्यय 87,000 रुपये और कार्यालय व्यय 58,000 रुपये हो तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये फाइनेंशियल बुक बनाने की बात कर गए। तो जहाँ एक्चुअल अमाउंट दिया जाता है वो फाइनेंशियल बुक के लिए सूचना होती है, तब वहाँ से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल बुक। ठीक, फाइनेंशियल बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों को एक साथ करके ही बनाना होगा। ठीक, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ सबसे पहले टू मटेरियल। अब मटेरियल अलग अलग चाहे तो दिखा के ए प्लस बी अलग अलग दिखा के फिर जोड़ लगाइए, इकट्ठा ही जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। मटेरियल ए प्लस बी 1,90,580 बेहतर होगा आपके लिए, एक साथ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल के बाद लेबर, टू लेबर, दोनों के लिए ए प्लस बी लेबर 1,09,720 दोनों आ गया, मटेरियल और लेबर। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ मैंने बार बार कहा है, जो अतिरिक्त सूचना आती है फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, परसेंटेज या अमाउंट, परसेंटेज कॉस्ट बुक के लिए, अमाउंट फाइनेंशियल बुक के लिए, और मटेरियल और मजदूरी की सूचना नहीं आती तो हम दोनों बुकों में एक बराबर मानते हैं। हमने दोनों बुकों में एक बराबर मान लिया। अब यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड की सूचना अलग से दिया हुआ है, टू फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना कहा हुआ है एक्चुअल अमाउंट 87,000 रुपये। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 58,000 रुपये। ठीक, दोनों मिल गए। बाई सेल इधर दिखाते हैं, दोनों सेल हम इकट्ठा निकाल चुके थे, तो 5,48,600, 5,48,600। अब अगर ये चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं, क्लोजिंग होता तो इधर दिखाया जाता 5,48,600, 5,48,600। ठीक, तो 5,48,600 से घटा देते हैं, जितना बचेगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा फाइनेंशियल बुक के अनुसार। जितना बचेगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा फाइनेंशियल बुक के अनुसार। तो चलिए घटा लेते हैं। 1,90,580 प्लस 1,09,720 प्लस 87,000 प्लस 58,000, ये जोड़ के है 4,45,300, घट रहा है 5,48,600 में से, तो 1,03,300। ठीक, अब ये फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट है। कॉस्ट बुक का प्रॉफिट ये रहा 1,02,313 और ये रहा फाइनेंशियल बुक का। अब याद रखिएगा, केवल ये सूचना और ये सूचना दोनों से हमें रिकॉन्सिलिएशन बनाना है। ठीक, तो चलिए हम आ जाते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो नेट प्रॉफिट किस बुक को आधार माने, कॉस्ट बुक को, एज पर कॉस्ट बुक। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। ठीक, तो कॉस्ट बुक के लिए प्रॉफिट कितना 1,02,313 ऐड लेस। कुछ चीज़ें जुड़ती हैं और कुछ चीज़ें घटती हैं, यही हमने कहा है। फिर सीधे हम पहुंच जाते हैं किधर, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक, मतलब एक बुक के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बुक की हमें सूचना मिल जाती है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक हमें मिल जाएगा। तो हमने एक बुक को आधार मान लिया। अब दोनों की हम तुलना करेंगे, मटेरियल दोनों में एक बराबर, लेबर दोनों में एक बराबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आई फैक्ट्री की। यहाँ फैक्ट्री लिखा है 87,776 कॉस्ट बुक में,
और फाइनेंशियल बुक में लिखा है 87,000। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, तो जब कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो जोड़ देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरचार्ज इन कॉस्ट बुक, ओवरचार्ज इन कॉस्ट बुक कितना 776। ठीक। ऑफिस की बात करते हैं, यहाँ 58,000 और यहाँ 58,211, यहाँ ज़्यादा है तो जोड़ देंगे ऑफिस ओवरहेड ओवरचार्ज। कॉस्ट बुक में जो चीज़ ज़्यादा रहे जोड़ देंगे ओवरचार्ज इन कॉस्ट बुक। ठीक। हमने बताया है कि अगर दोनों बुक में चीज़ें मिलती हैं तो कंपैरिजन होगा। कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कॉस्ट बुक में कम है तो घटा देंगे। इधर 58,211, इधर 58,000, तो 211 ज़्यादा लिखा है और कोई चीज़ है ही नहीं, तो मतलब केवल जुड़ने वाली ही चीज़ें मिली, घटने वाली चीज़ मिली ही नहीं। 776 और 211 987, और जैसे ही ये जोड़ देते हैं 1,02,313 में 987 1,03,300 नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक निकल के आ जाता है। ठीक। तो दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर यू। इलस्ट्रेशन 11 भी सेम रूल का है और यहाँ तक कि इलस्ट्रेशन 13 भी इसी रूल का है। ठीक। 13 भी इसी रूल पे है, वो आप ज़रूर लगा सकते हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा है तो। 11 और 13 मैं आपके लिए छोड़ रहा। हाँ, बीच में 12 नए नियम पे है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन 12, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इलस्ट्रेशन 10 का। ठीक, बिल्कुल। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 10 आपके लिए क्लियर हुआ? इलस्ट्रेशन 12, 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण मेरठ वाला निर्माणी कंपनी से उपलब्ध है। प्रयुक्त सामग्री 2,50,000, प्रत्यक्ष मजदूरी 1,50,000, कारखाना व्यय 80,000, कार्यालय व्यय 85,000 और विक्रय व्यय 10,000। मैंने पहले ही बताया है, जो एक्चुअल अमाउंट की सूचना दी जाती है वो फाइनेंशियल बुक की होती है। तो ये सारी सूचनाएं फाइनेंशियल बुक के लिए हैं। लागत लेखों में सामग्री तथा मजदूरी वास्तविक लागत पर लगाए गए हैं, मतलब जितना ऊपर दिखा है, परंतु कारखाना उपरिव्यय मजदूरी के 60% वसूल किए गए, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत के 30% वसूल किए गए, विक्रय उपरिव्यय 10 रुपये प्रति इकाई विक्रय वसूल की गई। वर्ष के प्रारंभ में निर्मित माल का कोई स्कंध नहीं था, कोई ओपनिंग नहीं था। वर्ष के दौरान 1,000 इकाइयाँ उत्पादित की गई, जिसमें से 900 इकाइयाँ 8,40,000 रुपये में बेच दी गई। और यही क्वेश्चन में नई बात आपके लिए लगा दी गई कि सामान बनाया है 1,000 और बेचा है 900, तो 100 सामान का क्लोजिंग है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूएट करना होगा। और दोनों में वैल्यूएशन का तरीका अलग होता है, कॉस्ट बुक में और फाइनेंशियल बुक में। आप वित्तीय लेखों एवं लागत लेखों के अनुसार लाभ या हानि दिखाते हुए विवरण तैयार कीजिए और इसके अतिरिक्त आप दोनों खातों द्वारा प्रदर्शित लाभ का मिलान कीजिए। ठीक, तो पहले फाइनेंशियल बुक भी बन सकती है और कॉस्ट बुक भी बन सकती है। चलिए पहले कॉस्ट बुक ही प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है, दोनों बुकों की सूचना दी गई है लेकिन दोनों बुकों के परिणाम नहीं दिए गए। तो पहले दोनों बुक के हम परिणाम निकालेंगे और जब दोनों बुक के परिणाम निकल जाएंगे तब उससे रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। और कैसे? तो पहले जो
एक्चुअल अमाउंट दिया गया है वो फाइनेंशियल बुक में दिखाया जाएगा और जो परसेंटेज की सूचना है वो कॉस्ट बुक में दिखाई जाएगी। तो पहले हम इसी परसेंटेज की सूचना से कॉस्ट बुक, एकदम आप इसे यूनिट कॉस्टिंग की एकदम प्रिपरेशन समझिए, दोहराना समझिए। तो चलिए हम एक सामान बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो 1000 सामान बनाया गया है, लेकिन सामान कह रहे हैं बेचा कितना सामान गया है 900। तो कॉस्ट शीट 1000 सामान पहले बनाएंगे, पहले 900 ही 1000 बना के तब 900 बेचेंगे ना। आउटपुट 1000 यूनिट। साफ तौर पर कहा था कि 1000 सामान बनाया है, लेकिन बेचा है सामान कितने 900। तो 100 सामान का क्या हो जाएगा क्लोजिंग, क्योंकि जितना बनाया तो गया लेकिन बेचा नहीं गया, उसे ही हम क्या कहते हैं क्लोजिंग कहते हैं। ठीक। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ये हम बना लेंगे किसके लिए कॉस्ट बुक के लिए। तो आइए कॉस्ट बुक बनाते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल कहा है, मटेरियल में कोई जो पहले वास्तविक रूप से दिया गया था वही इसके लिए भी है। तो रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल कितने रुपए दिया गया है 2,50,000। 2,50,000। बेजेज 1,50,000, दोनों जोड़ दिया 4 लाख। प्राइम कॉस्ट, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मटेरियल और मजदूरी दोनों जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ऐड फैक्ट्री ऑन कास्ट, फैक्ट्री पर होने वाले खर्च। अब दो बातें हैं, एक तो एक्चुअल अमाउंट दिया है और एक परसेंटेज दिया है। तो मैंने बार बार कहा है जो एक्चुअल अमाउंट दिया होता है वो किस बुक के लिए होता है फाइनेंशियल बुक के लिए, जो परसेंटेज दिया होगा वो कॉस्ट बुक के लिए होगा। तो यहाँ दिया है लागत लेखों में सामग्री तथा मजदूरी वास्तविक लागत पर लगाए जाते हैं, जो कि हमने लिख दिया। परंतु कारखाना उपरिव्यय प्रत्यक्ष मजदूरी के 60% वसूल किए जाते हैं। कारखाना उपरिव्यय फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 60% ऑफ वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड मजदूरी का 60%। तो मजदूरी 1,50,000 है, उसका 60% कितना आएगा 90,000। जोड़ देंगे 4,90,000। ये आ गया वर्क कॉस्ट 4,90,000। ऐड ऑफिस ऑन कास्ट, ऑफिस पर होने वाले खर्च। ऑफिस ऑन कास्ट में कितना कहा है, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत के 30% वसूल किए जाते हैं। ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 30% वसूल किया जाता है। तो वर्क कॉस्ट आई है 4,90,000 का 30% वसूल किया जाता है, मतलब 1,47,000। ठीक है 1,47,000 जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हम सामान कितने बना रहे हैं 1,000 सामान बना रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,000 सामान का है, तो 4,90,000 6,37,000 हो गया। 1,000 सामान 6,37,000 रुपये में बन के तैयार। अभी तक तो पूरी बात समझ में आई, फिर से सुन लीजिएगा। कॉस्ट बुक हम बना रहे हैं, तो कॉस्ट बुक के लिए कहा है मटेरियल 2,50,000, मजदूरी 1,50,000, जो कि वास्तविक रूप से थी वही कॉस्ट बुक के लिए भी होगी। फैक्ट्री कहा गया है मजदूरी का 60%, हमने निकाल दिया, जोड़ दिया तो वर्क कॉस्ट। ऑफिस कहा गया है वर्क कॉस्ट का 30%, हमने निकाल दिया, जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,000 सामान बन रहा है 6,37,000 में, तो इसमें से भाग कर देंगे, मतलब एक सामान 637 रुपये का है। ठीक, आप ऊपर से भाग देते हुए चले आइएगा, वो कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है, ज़रूर कर सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ कोई ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग होता तो हम ओपनिंग जोड़ देते हैं, नहीं है तो सीधे क्लोजिंग है, क्लोजिंग हटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 100 यूनिट का क्लोजिंग है। अब बताइए 1,000 यूनिट
₹637 के हिसाब से 6,37,000 की पड़ी, तो 100 यूनिट कितने की होगी। अब यही गुणा हो जाएगा, एक यूनिट ₹637 की, तो 100 यूनिट कितने की, 63,700 की। क्लोजिंग घटा देंगे। ये कॉस्ट बुक का निकालने का तरीका होता है। कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है, और फाइनेंशियल बुक में वर्क कॉस्ट पे होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किस पे होता है, कॉस्ट बुक में किस पे होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है, और फाइनेंशियल बुक में किस पे होता है, वर्क कॉस्ट पे होता है। तो चलिए यहाँ इसे घटा देते हैं। 1000 यूनिट में से 100 यूनिट घट गई तो 900 यूनिट आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा देते हैं। 6,37,000 रुपये में से 63,700, 5,73,300 रुपये लागत, 5,73,300 रुपये लागत। ये आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब विक्रय व्यय जुड़ेगा, तो याद रखिएगा विक्रय व्यय उसी में जुड़ता है जो सामान बिका हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो सामान बना हो उस पर नहीं, जो सामान बिका हो उस पर जुड़ता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है विक्रय व्यय 10 रुपये प्रति इकाई। तो सेलिंग एक्सपेंस 10 रुपये प्रति इकाई, तो अब 900 इकाई बिकी है, तो ये आ जाएगा 9,000। ठीक, 9,000, तो जुड़ के आ जाएगा 5,82,300 टोटल कॉस्ट। ठीक, और इसको बेचा कितने में गया है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। सेलिंग प्राइस कह रहे हैं 900 इकाइयाँ जो बेची गई हैं वो कितने रुपए में बेची गई हैं, 8,40,000 में बेची गई हैं। ठीक, 8,40,000 में बेची गई हैं, तो 8,40,000 में बेचा है, 5,82,300 में सामान बना है, तो 2,57,700 रुपये का फ़ायदा, प्रॉफिट। ऐसा कॉस्ट बुक में दिखा। क्लियर। अब हम आ गए फाइनेंशियल बुक पे। यहाँ कॉस्ट पर यूनिट यहाँ तक कितने से भाग करते जाइएगा, 1,000 से, और यहाँ से आगे कितने से भाग होगा, 900 से। ठीक है ना, सब 900 से निकाले, ये 900 से निकाला जाएगा, ये 900 से निकाला जाएगा। ठीक, 8,40,000 भागे 900, ये 933। ठीक, खैर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकाल, इतने के लिए ही ये किया जाता है, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। मटेरियल वेजेस दिया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कहा था 60% मजदूरी का, हमने निकाल दिया वर्क कॉस्ट के बाद 30% कहा था वर्क कॉस्ट का, ऑफिस जोड़ दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ही हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। एक यूनिट 637 रुपये की, तो 100 यूनिट का क्लोजिंग था 63,700, माइनस हो गया। अब ये निकल के आ गया, सेलिंग एक्सपेंस जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस से घटा दिया, सेलिंग प्राइस से टोटल कॉस्ट घटा देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। अब हम आ गए फाइनेंशियल बुक पे। तो जो एक्चुअल अमाउंट दिया गया है उससे हम बनाते हैं फाइनेंशियल बुक, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले पार्टिकुलर अमाउंट, इधर भी पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दोनों बुक के लिए एक समान माना जाता है, 2,50,000। ठीक, रॉ मटेरियल के बाद बेजेज 1,50,000। दोनों बुक के लिए कोई अंतर नहीं होगा। और फिर उसके बाद वास्तविक सूचना जो दी गई है वो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, जो वास्तविक सूचना दी गई है हम उसकी बात करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 80,000। कारखाना एक्सपेंसेस दिया हुआ है 80,000। तो वास्तविकता में हम इसको जोड़ देते हैं तो वर्क कॉस्ट निकल के आ जाता है। खैर यहाँ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया, आप कुछ समझ सकें आप, इसलिए बेहतर हो जाए। ठीक, मटेरियल, बेजेस, फैक्ट्री। याद रखिएगा मैंने बार बार कहा, जो
एक्चुअल अमाउंट दिया गया होगा वो किस बुक के लिए होगा, फाइनेंशियल बुक के लिए होगा। अब ये वर्क कॉस्ट के बाद अब हम फिर आगे बढ़ाते हैं इसको टू ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ है? ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है 85,000 और टू सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000। ठीक, और इसके बाद अब बात की जाती है विक्रय मूल्य की। बाई सेल विक्रय मूल्य कितने में? बाई सेल 900 यूनिट बिका है 8,40,000 में, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब यही हो गई दिक्कत, क्योंकि सामान बनाया है 1,000 लेकिन कहा है बेचा है कितने? 900। तो यहाँ जो कॉस्ट बुक में निकला था वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकला था, क्लोजिंग स्टॉक, और फाइनेंशियल बुक में जो निकलता है वो किस पे निकलता है? वर्क कॉस्ट पे निकलता है। तो ये 4,80,000 रुपये में सामान बनाए थे, 1,000 सामान बनाए थे, तो 100 सामान का क्लोजिंग कितने का होगा? 48,000 का होगा। ठीक, ये दोनों में वैल्यूएशन का तरीका होता है, याद रखिएगा। जब फाइनेंशियल बुक में हम क्लोजिंग निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? वर्क कॉस्ट पे निकालते हैं। 4,80,000 रुपये वर्क कॉस्ट आई थी 1,000 सामान की, तो 100 सामान का कितना होगा? 48,000, वही क्लोजिंग निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब जोड़ लगा लेते हैं। 8,88,000 8,88,000 यहाँ भी घटा देते हैं। 4,80,000, फिर उसके बाद 85, 10, 95,000, 5,75,000, 3,13,000, 3,13,000। ये नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक का आ गया। अब दोनों बुक की हमें सूचना मिल गई। अब हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक दोनों मिल गया। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में प्रॉफिट कितने रुपए आया था? 2,57,700, 2,57,700। ठीक, कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें घटती हैं, तो हम अंत में आते हैं नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक, अब देखते हैं मटेरियल दोनों में एक बराबर है, बेसिस दोनों में एक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। फैक्ट्री पे आते हैं। यहाँ 80,000 है फाइनेंशियल बुक में, यहाँ 90,000 है कॉस्ट बुक में। कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, इन कॉस्ट बुक कितने रुपए ओवर चार्ज है? 10,000। अब बात कर लेते हैं ऑफिस की। ऑफिस इधर है 85,000 और इधर है 1,47,000। कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है तो जोड़ देंगे। 1,47,000 उधर 85,000, 62,000 का अंतर है। ठीक, 62,000 रुपये कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है, जोड़ देंगे। ऑफिस ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, वो भी कितना? 62,000। सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेलिंग प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल बुक में 10,000 लिखा है, कॉस्ट बुक में 9,000 लिखा है। कॉस्ट बुक में सेलिंग कम लिखा है, तो जो चीज़ कम लिखा है उसे घटा देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक। आपने सीधा नियम पढ़ा है कि जो चीज़ कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखी है उसे जोड़ देंगे, जो चीज़ कॉस्ट बुक में कम लिखी उसे घटा देंगे, बशर्ते हमने कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को आधार माना हो। ठीक, जो चीज़ें दोनों बुक में हैं, कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो जोड़ देंगे, कॉस्ट बुक में कम है तो घटा देंगे। हमने घटा दिया। अब बात आई क्लोजिंग की। क्लोजिंग फाइनेंशियल बुक में है 48,000, कॉस्ट बुक में क्लोजिंग है 63,700। 48,000 है उसमें और 63,700 है कॉस्ट बुक में। 15,700 रुपये क्लोजिंग कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है।
तो जब कास्ट बुक में ज़्यादा लिखा है तो रूल तो सीधा आप चलते हो कि कॉस्ट बुक में कम है तो कम कर देते हैं, कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन क्लोजिंग के लिए उल्टा नियम चलता है, अगर कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो कम करते हैं, कॉस्ट बुक में कम है तो बढ़ा देते हैं। तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिखा है, इधर 48,000 इधर 63,700, कॉस्ट बुक में ज़्यादा है तो घटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक उल्टा चलता है 15,700, तो घटने के लिए आ गया है 16,700 और जुड़ने के लिए आ गया है 72,000। ठीक, तो 2,57,700 में 72,000 जोड़ देंगे तो 3,29,700 और 3,29,700 में से 16,700 घटा देंगे 3,13,000 नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये परफेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और इलस्ट्रेशन 13 भी पुराने नियम पर है, आप बिल्कुल उसे लगा सकते हैं। इलस्ट्रेशन 14 से हम आपके लिए बताएंगे। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।